ये बताइए, आपका राजनीति में आने का प्रथम कारण क्या था? पहली बार आप चुनाव में आए जी, तो आखिर क्या कारण? देखिए, हम अभी तक शिक्षा विभाग में थे और शिक्षा विभाग में रह करके हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और उनके विकास को लेकर के चिंतन मनन किया करते थे। लेकिन विगत 2-3 वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अगर उनका कोई गार्जियन मुखिया राजनीति में नहीं जाएगा तो वो कैसे अपने को स्टैंड करेंगे और अपनी बात किससे शेयर करेंगे। ठीक है, आप शिक्षा की बात आपने करी, तो ये बताइए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या आपके हिसाब से सटीक है? देखिए, सरकारी कॉलेज तो बिल्कुल, वो सरकारी ही की बात नहीं, सरकारी कॉलेज तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि सरकारी कॉलेज जब वो जितना करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, करते नहीं। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल शिक्षा मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आए, मोदी सरकार ने प्राइमरी पाठशालाओं का निरीक्षण करने से रोका था, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बड़े नेता हैं, दूसरे प्रदेश के आए, उनको क्यों रोका गया, ये उनकी सोच है। भाई जैसे सरकार बोलती है कि शिक्षा पे हम इतना काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा बेहतर है जी, तो अगर जब बेहतर कोई चीज़ बेहतर है तो उसमें देखने में कोई हमारे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। 100% सही है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है कि स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में आवें, गरीब बच्चे हैं उनकी किताबें प्रोवाइड करवाई जाएं। अगर अध्यापक वहाँ काम नहीं करता है तो उसके ऊपर जिला प्रशासन का और जिला विशेष अधिकारी का अंकुश होता है। अच्छा, अभी एक शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि 1100 रुपये में उन्होंने किट दी थी जी, तो उस पर कुछ हमारे मीडिया साथी गए भी, दुकानों पे जा कर के पूछा भी, तो उस पर 1100 में किट तो मिल नहीं रही थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार एक तरफ, देखिए, सरकार एक समर्थन मूल्य लागू करती है और प्रयास किया जाता है कि जितना सरकार अपने स्तर से मूल्य को निर्धारित करे। वो निर्धारित करना एक अलग चीज़, उसमें निर्धारित जैसे किसी चीज़ का एक मूल्य निर्धारित कर दिया, मार्केट में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कैसे उपलब्ध कराएंगे? नहीं, उपलब्ध कराना ही सरकार का काम है। सरकार का दायित्व बनता है कि पहले वो चीज़ उपलब्ध करावे, बाद में उसका मूल्य। जब आप एक चीज़ बताइए, जब ये जूता लेने जाएंगे तो 200 रुपये का जूता पड़ रहा है, 400 रुपये का बैग पड़ रहा है, 250 रुपये की शर्ट पड़ रही है, 250 रुपये की पैंट पड़ रही है, तो 1100 में आप कैसे दे देंगे? नहीं हो सकता है। उसको तो है कि उसको नहीं, यानी ये तो एक चीज़ ये हो गई कि सरकार ने उस पर प्रैक्टिकल किया ही नहीं। पहले उसका तैयारी कर ली जाती है। एक सेट पैंट, शर्ट, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, किताब, कॉपी, जो भी है, एक सेट कितने का पड़ेगा, इस पर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। तो यही हमारा भी यही कहना था कि आखिर सरकार ने जब 1100 रुपये मूल्य तय किया तो क्या उसने पहले एनालिसिस? हमको तो लगता है नहीं किया होगा, तभी ऐसा पूरा नहीं हो पा रहा। अगर किया होता तो सरकार एक तरफ से हर तरफ से नाकाम रही। हाँ, अभी तक तो नाकाम ही रही है। अच्छा, आप जनता के बीच जाते हैं और हमें लगता है कि मैंने आपका काफ़ी नाम भी सुना, और जनता का प्यार और स्नेह से आपको विधायक बना देती है जी, तो सबसे पहले जनता के लिए आप कौन सा कार्य करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला हमारा उद्देश्य ही होगा शिक्षा को बेहतर बनाना। अगर बच्चा या आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तभी समाज आगे कुछ कर पाएगा। अगर शिक्षित नहीं है तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा तो अहम हिस्सा है। इसलिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए इतना ही कहना है। नौजवानों के लिए तो आपने आम जनता को बता ही दिया। नौजवानों के लिए, जैसे मान लीजिए आपसे बहुत नौजवान लोग जुड़े, मैं भी रामनगर में भी था तो लोगों से सुना, अगर नौजवान आपके साथ, नौजवानों के लिए प्रथम कार्य, देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो नौजवानों को रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता है। नौजवानों को रोजगार पहली प्राथमिकता ही है। नहीं, वो तो सारी सरकारें कहती हैं। अभी माननीय बहन जी ने भी कहा है पंडित जी कि जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है। माननीय बहन जी ने कहा यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं प्राइवेट स्कूलों को जो उचित मानदेय होगा वो दिया जाएगा। अभी 69,000 शिक्षक लेकर के भर्ती को लेकर के जो है मुख्यमंत्री जी का भी घेराव किया, शिक्षा मंत्री का भी घेराव किया और कई पार्टी के दलों को घेराव किया,
और उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक हुआ नहीं। जी। तो इसको किस तरीके से देखिए, इसमें सरकार जब तक सही चिंतन नहीं करेगी, शिक्षा मंत्री जी सही उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान तो हो ही नहीं सकता है। तानाशाही चलने वाली सरकार नहीं है, तानाशाही से हम काम करेंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम सारे काम रोजगार भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो तो आपके सामने प्रत्यक्षम के प्रमाणम सामने प्रूफ है, देख लीजिए। तो हमारा रामनगर का ही कितना लोगों को रोजगार मिला है, ये सामने लड़का बेटा है, सब पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, कितना इनको रोजगार मिला है आप स्वयं पूछ लीजिए। हमें कहना क्या है, बताना क्या है। अच्छा, जैसे अभी बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे कुछ स्वामी प्रसाद जी ने भी कहा और कुछ बहन जी ने भी उस टिप्पणी में कहा जी। तो क्योंकि पहले समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर भाजपा में गए, जी, अभी समाजवादी में आए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी नेता का एक उद्देश्य होता है हमको 5 साल रहना, 5 साल के बाद परिवर्तन कर ही देना है, तो मौर्य जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी सोच है। और माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सूझबूझ से काम लेती हैं, सूझबूझ से ही जवाब देती हैं। उन्होंने जो भी जवाब उनको दिया है बहुत सटीक जवाब है कि जब कोई अस्थायित्व तो आपका है ही नहीं और 5 साल तक आपको किसी पार्टी के साथ रहना है, तो आप काम क्या करेंगे? आप ही सोचते हैं जहाँ मिल जाए, बढ़िया बेटर स्थान मिल जाए, वहाँ चले जाओ। 2022 के चुनाव में आप अपनी पार्टी को किस लेवल तक? देखिए, हमारी पार्टी 300 प्लस तक जाएगी। जो आज का समीकरण है, 300 से कम सीटें हमारी पार्टी को नहीं आएंगी। 300 प्लस आएगी। 300 प्लस, ये मुझे जनता ने भी कई बार कई चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि जनता ने जिसको भी दिया बहुमत तो अपना पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनी। चाहे सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आती तो पूर्ण बहुमत की आई, फिर समाजवादी आई तो समाजवादी को पूर्ण बहुमत मिला, फिर भाजपा आई तो भाजपा को भी पूर्ण बहुमत मिला। तो अब की नंबर बसपा का है, फिर बसपा का है, यस, वापसी क्या बसपा ही पाएगी और पूर्ण बहुमत में आएगी, ये मुझे भरोसा है।